चलिए अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं मैराथन में हम अपना आगे। ये हमें क्या बताता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी। बेटा इसके पहले हम फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ये हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड के बारे में। पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे दूं कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेटा हमने मनी की डिमांड के बारे में पढ़ना है एक यूनिट पहले, फिर मनी की सप्लाई के बारे में बात होगी और फिर मनी की पॉलिसी के बारे में बात होगी कि यानी आप ऐसे कहेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे गवर्नमेंट यूज करती है, उसमें क्या क्या कवर अप करती है। तो बेसिकली पहले हम डिमांड के बारे में बात करने वाले हैं कि मनी की डिमांड कौन कौन करता है, कैसे कैसे करता है और सप्लाई। देखिए अलग अलग लोगों ने बहुत सारी अलग अलग बातें करी। हम तेजी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मनी डिमांड हमें क्या क्या कहता है। ठीक है, तो पहली बात, डेफिनेशन ऑफ मनी डिमांड किसे कहते हैं। तो देखो ये बोलता है कि एसेट्स विच आर कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ पेमेंट, यानी हम जिन भी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। मनी क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछ रहे कि भैया मनी क्या है, तो आप ये बोलोगे कि मनी का मतलब है जो चीज लोग एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज के रिटर्न में। जैसे एग्जांपल लो, आप हमें फी पे करते हैं, हम आपसे मनी लेते हैं। तो अगर आप यूएस में रहते होते तो आप डॉलर्स में पे करते, अगर आप मान लो कि किसी और देश में रहते होते, चाइना में रहते होते, तो आप येन में पे करते, उनकी करेंसी में पे करते। तो बेसिकली व्हाट इज मनी, अगर हम बात करें मनी के बारे में तो आप ये कहेंगे कि मनी का मतलब है इट इज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। बेटा मीन्स क्या है, ये एक पेमेंट का मीन्स है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे हम चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं और इसकी परचेजिंग पावर होती है, खरीदा बेचा जा सकता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा एक बात और लिखी है, बोला गया है कि ऑल मीडियम ऑफ एक्सचेंज आर नॉट मनी। इसका ये मतलब है ऐसा नहीं है कि हर चमकती हुई चीज सोना होती है, जो भी चीज बदले में ली दी जा सकती है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मनी हो। जैसे आप शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं, शेयर्स इज नॉट मनी। तो कोई भी ऐसी चीज जो ली जा सकती है, मीडियम एक्सचेंज किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मनी हो, पर मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, पर ऑल मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस आर नॉट मनी। आगे देखिए लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट कहने का मतलब क्या होता है बेटे, इसे आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। बेटा कोई भी एसेट जिसे आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट। मनी तो खुद ही लिक्विड है, तो भैया वो तो हाईली लिक्विड हो गई। नो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ करेंसी, ऑब्वियस सी बात है कि जो करेंसी है, जैसे एक बात बताओ, एक 2000 का नोट है, अगर आप उसे मरोड़ भी दोगे तो उसकी अगर उसके ऊपर से आप लिखा हुआ रब कर दोगे, पानी में धो दोगे, थोड़ा इरेज कर दोगे तो वो चलेगा नहीं। उस अकेले नोट की कीमत शायद 10 ऐसे 1 रुपया भी नहीं होगी उस कागज की कीमत, लेकिन उसकी वैल्यू है 2000 रुपए की। तो यानी उसके अंदर अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। पुराने जमाने में जो करेंसी होती थी, जैसे गोल्ड के कॉइन्स होते थे, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती थी, मतलब वो गोल्ड के कॉइन में उतना गोल्ड होता था जितने में वो चल रहा होता था। एग्जाम्पल लेता हूं, मानो वो गोल्ड का कॉइन अगर 10,000 रुपए का चल रहा होता था तो उसमें 10,000 रुपए का गोल्ड भी लगा हुआ होता था, उसमें 10,000 रुपए का गोल्ड भी लगा हुआ होता था। फिएट मनी है भैया, ऑब्वियस बात है, सरकारी ताकत से चल रही है, सरकार के कहने पे चल रही है, चाहे बैकिंग उसकी हो या ना हो। वैसे यूजुअली सरकार प्रिंट करने से पहले अपने लिए रिजर्व रखती है, पर अगर रिजर्व ना भी हो तो भी उनके अधिकार से, उनकी पावर से वो पैसा चलता है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इसके मेंटेन किए जा सकते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली भी पैसा लिया दिया जाता है। मनी एज पर इकोनॉमिक थ्योरी, बेटा इकोनॉमिक थ्योरी में अगर इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें तो कहा जाता है कि मनी कुछ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है विच आर कैश और विच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है जी। और इनके ज्यादा होने से या कम होने से, मनी के स्टॉक वेरिएशन से, स्टॉक मतलब मनी के स्टॉक के बढ़ने से या मनी के स्टॉक के घटने से इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है। जबकि स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है मनी का, उसका मतलब है, मनी का मतलब है सर्टेन लिक्विड लायबिलिटीज। बेटा स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता है जो आरबीआई ने लोगों को देने का वादा किया हुआ है, आपके हर नोट पे क्या लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए देने का वादा अदा करता हूं, तो उस सरकार की लायबिलिटी है। तो स्टैटिस्टिक्स में डेफिनेशन दी गई है सरकार की लायबिलिटी वाली। तो अगर स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सरकार की लिक्विड लायबिलिटीज हैं जो सरकार ने यानी आरबीआई ने देनी है, क्योंकि इशुअर कौन है, आरबीआई, तो आरबीआई की लायबिलिटी है वो उन्होंने देना है। फंक्शंस ऑफ मनी ये बड़े बच्चों वाले हैं। ये देखो ये वाला पोर्शन है थोड़ा बचपन वाला है, इसलिए थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, आगे वाली चीजें थोड़ा सा धीमे हो जाएंगे तब हम। और मैं एक बात पहले ही आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में भी एक बात बोली थी कि ये मैराथन सेशंस है, मैराथन सेशन आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रॉपर क्लास। जो पूरी क्लास में हम लगभग 50 आवर्स में पढ़ाते हैं, वो यहाँ मैराथन में हम 4-5 घंटे में डिस्कस करने वाले। तो डेफिनेटली बहुत कुछ इसमें कम कर रखा है, इसमें खाली वो मैटर दे रखा है जैसे पढ़कर आपको सारे कॉन्सेप्ट याद आ जाए और आप अपने नोट्स जो भी मैंने दिए हुए वो अगर आप रेफर करते हो तो वो, और अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कैसे भी आप और पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका कम से कम रिवीजन हो जाएगा।
देखो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, मैराथन सेशंस जो है, जो मैराथन के सेशंस है, ये सिर्फ आपको इंस्टिगेट करने के लिए, पढ़ाई स्टार्ट करवाने के लिए, पर ये कंप्लीट पढ़ाई नहीं हो सकती। कंप्लीट पढ़ाई के लिए आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद भी मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं सच सच बोल देता हूँ। मैं ऐसे बड़े बड़े डींगे छोड़ दूं, बोलूँ कि आप इसको कर लोगे पास हो जाओगे, नहीं बेटा, इसके बाद आपको मेहनत करनी होगी। हाँ, इसके सिवा कुछ और रिसोर्स मटेरियल हमने अपना ऑनलाइन रखा हुआ है, जैसे कि कुछ टेस्ट के डिस्कशन है हमारे ऑनलाइन, प्लस कुछ न्यूमेरिकल वाली एक दो क्लासेस हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हुए, स्कैनर बना के पूरा अब तक के जितने एग्जाम्स हैं वो सब आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि थोड़ा और आपका कवरेज हो जाए। अगर आपने कहीं कोचिंग नहीं ली हो और आपको मेहनत करनी है तो आप थोड़ी बहुत और सपोर्ट उन वीडियो से ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मनी। बेटा फंक्शन ऑफ मनी मतलब पैसा क्या क्या करता है, तो आप बोलोगे पहली बात तो ये है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके बदले में हम चीजों को खरीद बेच सकते हैं, ठीक है ना। स्टोर यूनिट ऑफ वैल्यू, बेटा यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब इससे पैसे की हेल्प से चीजों की कीमत नापी जाती है। ज्यादातर सभी चीजें आज की डेट में पैसे के टर्म्स में नापी जाती हैं। अगला है यूनिट और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा जो उधार है, लोन है, वो इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि पैसा है। जब तक पैसा नहीं था लोन पेमेंट नहीं थी, यानी डेफर्ड पेमेंट नहीं हो सकता था। क्योंकि एग्जांपल लो, मैंने आपसे लोन लिया और मैंने आपको बोला कि मैं आपको अगले साल 20 किलो गेहूं दूंगा, तो 20 किलो गेहूं किस क्वालिटी की होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, पुअर क्वालिटी होगी, पता नहीं था। इसीलिए पुराने जमाने में कोई किसी को लोन देता लेता नहीं था, डेफर्ड पेमेंट नहीं होती थी कि आज सामान ले जाओ बाद में पैसे देना। लेकिन मनी आने से वो हुआ, क्योंकि मनी आने से स्टैंडर्डाइजेशन हो गई। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हो गया, अब पक्का हो गया। मान लो मैं आपसे लोन ले रहा हूं 1 लाख रुपए का, मैंने आपको बता दिया कि अगले साल में आपको लोन चुका दूंगा, तो अगले साल में आपको 1 लाख प्लस उसका ब्याज दे दूंगा आगे। ऑल राइट। फिर अगला है स्टोर ऑफ वैल्यू। ऑब्वियसली बात है ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। आप ये ध्यान रखिएगा, सुनने में आपको बच्चों वाला लग रहा होगा पर ये एग्जाम में आ जाता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। अगला आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। मनी हमने क्या पढ़ा है कि सभी लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, जनरली सभी लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, और ये ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आज मनी है कल चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अपने जेब में रखते हो, कई बार आपकी जेब में पड़े पड़े पैसे 2-3 महीने हो जाते हैं, फिर भी आप खर्च बाद में कर सकते हो, तो ये खराब नहीं होती, खत्म नहीं होती। एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल मतलब इसे जैसे गोल्ड है, गोल्ड प्रॉपर मनी में क्यों नहीं काउंट हो पाता है, क्योंकि गोल्ड को चेक करना हर एक के बस की बात नहीं है। आपने मुझे फीस दे दी गोल्ड में, पर मुझे वो चेक करना ही नहीं आता कि वो असली गोल्ड है कि नकली गोल्ड है, तो मैं कैसे लूं। लेकिन नोट को तो चेक कर लेंगे ना, लाइट देख के, गांधी जी के आसपास वो लाइन डली हुई है कि नहीं डली हुई। नोट में कुछ फीचर्स होते हैं, उन्हें चेक करके आपको पता लग सकता है कि वो नोट असली है कि नहीं है। इसका मतलब ये देखो, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि वो असली है कि नहीं। डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, काउंटरफीट मतलब है नकली नोट नहीं बना सकते आसानी से उसके। रिलेटिवली स्केर्स मतलब अबंडेंट नहीं है। पत्तों को आप एक बात हो, मानो किसी राजा ने बोल दिया कि पत्तों की करेंसी बनेगी, बट पत्ते तो कोई भी पेड़ से तोड़ तोड़ के ले आएगा, वो तो अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा है, ऐसी करेंसी नहीं होती बेटा। करेंसी उन चीजों की होती है जो कम हो, स्केर्स हो, ठीक है। एंड हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पोर्टेबल एंड इजिली ट्रांसपोर्टेबल, ऑब्वियसली आता है पैसों को। आज की डेट में 2000 का नोट तो कितना बढ़िया नोट आ गया, एक गड्डी जेब में डालियो तो भी 2 लाख रुपए बन जाते हैं। पोजेसिंग यूनिफॉर्मिटी, पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं होगी, पर पूरे देश में कम से कम एक जैसी होनी चाहिए करेंसी। डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट, यानी आप अपने पैसों के खुले करा सकते हैं। अगर आपका 2000 का नोट है आप उसे खुला करा सकते हैं डेफिनेटली। अगला आ जाता है भाई डिमांड फॉर मनी। बेटा डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है, लोगों को पैसा क्यों चाहिए। यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इससे पहले वाला बच्चों वाली बातें थी, अब आता है मेन टॉपिक डिमांड फॉर मनी। लोगों को पैसा क्यों चाहिए, तो पहली बात वो कहता है डिजायर टू होल्ड मनी। पैसा पैसे के लिए चाहिए भैया, कुछ नहीं, हमें बस पैसा अपने पास रखने में मजा आता है, इसीलिए पैसा। आपके कई जानकार लोग होंगे, हमारे भी कई जानकार लोग हैं, आप में से इनफैक्ट कुछ बच्चे ही खुद होंगे जिन्होंने अपनी तिजोरियों में पैसे भर रखे हैं। उनका दिल करता है पैसा रखने का, बस पैसा रखने का ही मन है, और कुछ मन नहीं है, बस पैसा चाहिए, है ना। अगला है डिमांड फॉर लिक्विडिटी। डिमांड फॉर लिक्विडिटी मतलब इसलिए लोग पैसा रखना चाहते हैं कि जब उससे कुछ खरीदना होगा खरीद पाएंगे। लिक्विडिटी मतलब परचेजिंग कर सकते हो, उसे जल्दी से कैश में कन्वर्ट करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। रोल ऑफ मनी, बेटा ऑब्वियसली आता है रोल ऑफ मनी के लिए भी मनी को इंपॉर्टेंट है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर जीडीपी वगैरह की मेजरमेंट, इन सब के लिए भी मनी चाहिए। मनी ना होता तो ये सब कैसे नापते आप। होल्डिंग मनी, वही वाली बात है बेटा, डिजायर टू होल्ड मनी ही होल्डिंग मनी का फीचर हो गया एक तरीके से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नापने के लिए भी किसी चीज की जो फोरगॉन कॉस्ट है वो नापने के लिए भी डिमांड फॉर मनी होती है, ठीक है जी। और प्लस डिमांड फॉर मनी लोग इसलिए भी करते हैं, लोगों को पैसा इसलिए भी चाहिए होता है क्योंकि वो अपनी जैसे एग्जांपल लो, मान लो आपने 1 लाख रुपया कमाया, पर आप क्या 1 लाख पूरा खर्च कर देते हो, नहीं, आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उस पैसे में से कुछ को होल्ड कर लेते हो या बैंक में रख लेते हो, एफडी करा लेते हो, यानी आप उसे खर्च नहीं करते हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाने के लिए कि आज आप काम कर रहे हो पर उतनी कमाई को आप आज खर्च नहीं कर रहे। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में जो लोग पता है सुकून से क्यों रहते थे, क्योंकि फ्यूचर के लिए जोड़ते नहीं थे। जो आज कमाया आज खा लिया,
आज खर्च कर दिया। तो पहले ऐसे चलता था, पर अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, यानी ये नापने का कॉन्सेप्ट है कि आज जो हम कमा रहे हैं वो हमारे अगले साल काम आएगा कि नहीं आएगा, उसे रोक हम सेव करके रख सकते हैं कि नहीं। इन सबसे ज्यादा अब मेन थ्योरी आ गई। अब पहली थ्योरी जिसे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं, इधर मैं बड़ा सा एक रोमन नंबर 1 डाल दूंगा, तो इसे बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये फिशर भाई ने लिखी थी। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन मनी एंड द प्राइस लेवल। बहुत स्ट्रॉन्ग मानना था इनका कि भैया जैसे जैसे मनी बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस लेवल भी बढ़ता है। जिस देश में ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा घूम रहा होगा, उतने ज्यादा प्राइस लेवल भी होंगे। इन्होंने एक बड़ी बढ़िया सी, इनके नाम भी और कहीं रखे हैं इन्होंने, देखो इनके क्या क्या और नाम है। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, इसी को ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहते हैं। नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग नाम से वो पूछने वाला है आपसे, डायरेक्ट नाम से नहीं पूछने वाला है। ऐसा कम चांसेस है कि बोले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, हो सकता है वो बोले कि ट्रांजैक्शन अप्रोच बताओ मुझे मनी सप्लाई की, या इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज बताओ, तो आपको ये बतानी होगी। इनका बड़ा सिंपल सा मानना था भाई, फिशर भाई बड़े सिंपल से आदमी थे। इन्होंने कहा देखो देश में कितना पैसा घूम रहा है वो है एम। देश में जितना पैसा घूम रहा है, मनी इन सर्कुलेशन जो है, यानी सोचो एक देश में, जैसे कहा जाता है कि इंडिया में लगभग 19 लाख करोड़ की करेंसी है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बस एस्टिमेटेड फिगर है। मान लो इंडिया में 19 लाख करोड़ का पैसा है, वो घूम रहा है। अब 19 लाख करोड़ पैसा कितनी बार घूम रहा है, तो उसको उसकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन से मल्टीप्लाई करो। तो दो बातें हो गई, कौन कौन सी? देखो बेटा एक बात समझना, मनी इन सर्कुलेशन जो पैसा घूम रहा है उसकी बात हो रही है, और फिर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो घूम रहा है वो कितनी तेजी से घूम रहा है, कितनी बार घूम रहा है, उससे मल्टीप्लाई करो। तो दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एम और वी, मनी इन सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। अब आप इन दोनों को इनटू करो, एक तरीके से ये मनी सप्लाई बन जाएगा कि देश में मनी सप्लाई कितनी हो रही है। एग्जांपल लो, मैं कहता हूं कि हम लोग गेम खेल रहे हैं बैठ के, अब हमारे पास 100 रुपए हैं, लेकिन 100 रुपया हमारे पास 8 बार घूम गया, तो हमारे पास दिखने के लिए 800 रुपये हो जाएंगे ना भाई। अगर मान लो हमारी गेम में 100 रुपए थे, लेकिन वो 8 बार घूम रहा है, 8 बार वेलोसिटी है उसकी, तो जितनी बार वो घूम रहा है, जितनी तेजी से वो घूम रहा है, उतनी बार करेंसी एक्सचेंज होगी, तो उतनी ज्यादा करेंसी दिखाई देगी देश में। दैट इज कॉल्ड एमबी। अब जितना पैसा सप्लाई हो रहा है उतना पैसा डिमांड भी होगा, और डिमांड किसके लिए होगी बेटे? इसे बोलेंगे मनी डिमांड। तो इनका ये मानना था कि मनी सप्लाई मनी डिमांड के बराबर होती है। पी का मतलब है प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल कितना है ट्रांजैक्शंस का, और टी का मतलब है कि कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक बात समझो, हमने ये कहा कि हमारे देश में 800 रुपए हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे देश में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो 20 हो रही हैं, एग्जांपल ले लो 20 ट्रांजैक्शन हो रही है। तो अब आप मुझे बताओ कि उन ट्रांजैक्शन का एवरेज प्राइस लेवल क्या होगा। कम एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, पर एवरेज तो बता ही सकते हो। आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने 800 को डिवाइड बाय 20 कर देना है, 0 से 0 काट देना है, इसे 40 कर देना है। तो यानी आपको पता चल गया कि 40 रुपए का एवरेज प्राइस चल रहा होगा हमारे देश में। तो ये थ्योरी क्या बोलती है? एमवी इज इक्वल टू पीटी। देश में कितना पैसा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो एम इंटू वी, और वो किसके बराबर है? जितना पैसा डिमांड हो रहा है। डिमांड का मतलब, डिमांड बेटे पैसा कब होता है? पैसे से क्या खरीदते हो? सामान खरीदते हो, उसका एवरेज प्राइस बताओ और उसकी ट्रांजैक्शंस बताओ। तो प्राइस इंटू ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाई करोगे तो मनी की डिमांड पता लग जाएगी, और इधर से मनी की सप्लाई पता लग जाएगी, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ऐसा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कहा गया था। ठीक है, बाद में फिशर को लगा कि ये तो सिर्फ मनी की बात हुई, लेकिन पैसा तो बैंकों में भी पड़ा होता है, जिसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट भी तो अवेलेबल है देश में, वो भी तो घूमता है, तो उसको उसी की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो उन्होंने अब 2 सप्लाई कर दी बेटा। क्या क्या सप्लाई कर दी? ये देखो, ये मनी अवेलेबल इन मनी इन सर्कुलेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, और ये क्या ऐड कर दिया, जिसे बोलते हैं क्रेडिट मनी। मतलब बेटा कितना पैसा बैंकों के पास है डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में। ठीक है जी, जो बैंकों के पास पड़ा है जो डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, और उसकी वेलोसिटी। तो यानी 2 तरह के पैसे उनकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल टू पीटी। पीटी मतलब एवरेज प्राइस लेवल इनटू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। एवरेज प्राइस लेवल इनटू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब ऑब्वियसली एक बात बताओ, इधर इस वाली इक्वेशन को देखना। अगर मैं आपको ये कहूं कि देश में एम बढ़ रहा है, मनी बढ़ रही है, मान लो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ रही है, देश में करेंसीज नोट छप रहे ज्यादा, नया आ गया पैसा, तो जब नया पैसा आएगा एम बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेगी तो राइट हैंड साइड में पी भी तो बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है। तो जैसे जैसे एम बढ़ेगा यानी मनी सप्लाई बढ़ेगी, वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ेंगे। यही बात इन्होंने कहा था पहले। इन्होंने कहा था कि मनी और डिमांड के बीच, मनी और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ये इनकी थ्योरी हो गई। फिर इसके बाद आ गए नियो क्लासिकल।
बेटा ये कैम्ब्रिज अप्रोच भी कहते हैं इसे, नियो क्लासिकल। इसमें बड़े सारे 4 बहुत महान इकोनॉमिस्ट लोगों ने मिलकर लिखी थी। इनमें केन्स भी एक थे, लेकिन केन्स ने बाद में अपनी अलग थ्योरी भी लिखी। तो देखो इनका क्या मानना था। इनका मानना था कि पहली बात, जो मनी है वो 2 तरह से यूटिलिटी देती है। यूटिलिटी मतलब फायदे देती है। क्या? पहली बात तो यह है कि मनी की वजह से आपको बार्टर ट्रांजैक्शन नहीं करनी पड़ती। बार्टर का मतलब क्या होता था? जहां पे डिमांड एंड सप्लाई सेम चीज की होनी चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। अगर मैं इको पढ़ाता हूं और मुझे टमाटर चाहिए, तो आपको इको पढ़नी होनी चाहिए थी और टमाटर आपके पास होने चाहिए थे जो आप मुझे दोगे। समझे आप मेरी बात? यानी ट्रांजैक्शन तब होती थी जब हम दोनों के पास ऐसा सामान होता था जो मेरे पास है वो आपको चाहिए, जो आपके पास है वो मुझे चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन हो सकती थी। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए था। तो पहली बात इनका मानना था कि मनी ने वो प्रॉब्लम का हल कर दिया है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अब नहीं चाहिए। इसीलिए हम सेल अलग किसी को कर सकते हैं। जैसे मैं इको आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आपसे पैसे ले रहा हूं, और मैं उस पैसे से दुकान पे जाके टमाटर खरीद के ला रहा हूं, तो अब सेल मेरी अलग हो गई। मैंने जो आपको इको बेची वो सेल अलग है, और जो मैंने परचेज किया वो अलग है। तो सेल एंड परचेज आर 2 सेपरेट ट्रांजैक्शंस, अब ऐसा कह दिया जाता है। इसीलिए ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए लोगों को पैसा चाहिए। ठीक है जी, सेल एंड परचेज आर 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब अलग अलग समय पे किया जाता है, इसलिए बीच में पैसा चाहिए। जब मैं सेल करूंगा तो आपसे मुझे पैसा मिलेगा, और उसी पैसे से मैं डिमांड करूंगा फिर कुछ और। फिर बीइंग अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि पैसे को हम टेम्परेरी स्टोर करके भी रख सकते हैं, और आने वाली अनसर्टेनिटी से बचने के लिए भी हमें पैसे को स्टोर करना चाहिए, क्योंकि पैसा पड़ा हुआ पैसा अपनी वर्थ लूज नहीं करेगा। 100 रुपए का नोट मेरे पास 100 रुपए ही रहेगा कल भी। और इन्होंने क्या बोला, इनकी थ्योरी को बोला जाता है कैश बैलेंस अप्रोच। इनकी थ्योरी को क्या बोला जाता है बेटे? कैश बैलेंस अप्रोच। इनका फॉर्मूला क्या कहता था, ध्यान से सुनना। जो मैं बोलूं खाली उतना पढ़ना पहले, ठीक है? देखो इन्होंने क्या बोला, वाई का मतलब है रियल नेशनल इनकम। बेटे रियल नेशनल इनकम मतलब होता है कि ये बेस ईयर के प्राइजेस पे है। रियल किसे बोलते हैं? रियल का मतलब होता है ये बेस ईयर के प्राइजेस पे है। अब किसी भी बेस ईयर की चीज को अगर आप करंट ईयर के प्राइजेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नॉमिनल बन जाएगा। आपने चैप्टर नंबर 1 में ये बात पढ़ी है ना। देखो बेटे नॉमिनल कैसे आता है? नॉमिनल तब आता है जब आप बेस ईयर वाली चीजों को इनटू करंट प्राइस मल्टीप्लाई कर देते हो। जब आप किसी भी चीज को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे वो नॉमिनल बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम रियल नेशनल इनकम को, ध्यान दीजिएगा, अगर करंट वाले प्राइजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट प्राइजेस से, तो P से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो PY बन जाएगी वो नॉमिनल इनकम बन जाएगी। नॉमिनल इनकम बन जाएगी। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? तो रियल इनकम को जो बेस ईयर वाली प्राइसेस की इनकम थी, अगर उसे करंट ईयर के प्राइस से इंटू कर देंगे तो नॉमिनल इनकम बन जाएगी। तो ये एक्चुअली में ये तीनों मिलाकर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, तो ये नॉमिनल इनकम आ गई। यानी आप ये कह सकते हो नॉमिनल इनकम। अब आप नॉमिनल इनकम जो करंट ईयर के प्राइस वाली इनकम है उसके उस मल्टीपल को मल्टीप्लाई करो, जितना पैसा आप ट्रांजैक्शंस के लिए रखना चाहते हो, जितना पैसा आप अपने पास होल्ड करना चाहते हो। मान लो कि देश में लोग 50% पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। मान लो देश में लोग 50% पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो जितनी भी नॉमिनल इनकम होगी उसका 50% यानी उसका 0.5 वो अपने पास रख लेंगे, उसी को हम मनी डिमांड बोलेंगे। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कैम्ब्रिज के जो इकोनॉमिस्ट थे, जो नियो क्लासिकल थ्योरी लिखने वाले थे, उन लोगों ने कहा था। दोबारा सुन लो कि देश में पहले पता होगी हमें रियल इनकम में करंट प्राइस मल्टीप्लाई करो तो पता लग जाएगी नॉमिनल इनकम। अब नॉमिनल इनकम को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? उस फैक्टर के साथ जितने परसेंट पैसा वो होल्ड करना चाहते हैं, जितना मल्टीपल वो होल्ड करना चाहते हैं। मान लो 50% है तो K की वैल्यू हो गई 0.5, तो 0.5 से इसे इंटू करो ताकि आपको पता लगे कि आप कितना पैसा डिमांड के लिए लेके जा रहे हो, कितना पैसा आप अपने पास रखना चाहते हो, बेसिकली डिमांड करोगे उससे। वॉन्ट्स टू होल्ड एज कैश बैलेंस। ऑलराइट, अगला आते हैं। अब फिर केन्स भाई ने क्या किया, बाद में अपनी थ्योरी खुद की लिख दी। हमने पहले 1 मार्क किया, 2 मार्क, मैंने तो 3 मार्क कर दिया, गलत हो गया, 2 मार्क करना चाहिए था ना। अब तीसरी थ्योरी आ जाती है भाई केन्स भाई की थ्योरी। केन्स भाई ने बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी अकेले लिख दी। उसने कहा बाकी तुम ऐसी की तैसी में जाओ, मैं अपनी थ्योरी अलग लिखूंगा। उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 बातें करी। उन्होंने बोला एक तो होती है ट्रांजैक्शन मोटिव। लोगों को पैसा क्यों चाहिए? केन्स ने कहा एक तो भैया सामान खरीदने के लिए चाहिए, ऑब्वियस बात है, हम सबको पैसा किस लिए चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं कि इनकी थ्योरी काफी नजदीक थी हमारी नॉर्मल जिंदगी के। पहली बात उन्होंने कहा कि पैसा हमें चाहिए होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए। भैया ऑब्वियस बात है, हर किसी को पैसा चाहिए अपने सामान खरीदने बेचने के लिए। आपको जैसे पेन खरीदने के लिए, पेंसिल खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए, बिजली खरीदने के लिए, किराया देने के लिए, मैनेजर्स को सैलरी देने के लिए, सबके लिए पैसा चाहिए हमें ट्रांजैक्शंस करने के लिए। फिर एक होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। बेटा प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब होता है कि कोई फ्यूचर में अनसर्टेनिटी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत पैसा सब लोग अपने पास रखते हैं। आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं थोड़ा बहुत पैसा, कि कल को कोई ऐसा वॉर ना हो जाए, कोई पंगा ना हो जाए, हेल्थ का कोई इश्यू ना हो जाए, कोई भी अनफोर्सीन चीज हो सकती है जो हमने सोची ना हो,
इसलिए उसके लिए पैसे रख लेते हैं। फिर एक होता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव का मतलब होता है लोग अपने पास पैसा रखते हैं और बॉन्ड्स में वगैरह में नहीं लगाते, वो ये सोचते हैं कि जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें लगाएंगे पैसा। यानी वो सोचते हैं कि हम किसी स्टॉक मार्केट में या किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमें ज्यादा कमाई मिलेगी, तो थोड़ा बहुत पैसा लोग अपने पास अपनी जेब में रख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव मोटिव। यानी वो पैसा रखा इसलिए गया ताकि कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लगाएंगे। अब सुनिए, द नीड फॉर कैश अराइजेस बिकॉज देयर इज अ, बेटा उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि रिसीट और एक्सपेंडिचर सिंक्रोनाइज नहीं होते। ऐसा नहीं होता बेटा, एक बात तो हमें रोटी तो पूरे महीने खानी है, लेकिन हमारी सैलरी तो महीने में एक ही दिन आती है। अब जैसे रिसीट्स एक बार, दो बार, चार बार आती हैं। जैसे एग्जाम्पल लो, बैच तो हम पूरे समय पढ़ाते हैं, लेकिन फीस तो हमारे पास 6 महीने में एक ही बार आती है। भाई आज फीस आई, फिर तो 6 महीने में बैच चलाएंगे अपना। तो जो पैसा आता है वो जल्दी आ जाता है, लेकिन खर्चा तो धीमे धीमे करके आता रहता है। इसीलिए हमें अपने पास थोड़ा पैसा रखना होता है कि जब जब हमें खर्चे करने होंगे उनके लिए हमारे पास पैसा हो। ऐसा ही आपके मम्मी पापा भी करते होंगे, उनको सैलरी एक ही तारीख को मिल जाती होगी, लेकिन क्या वो एक तारीख को सारे पैसे खर्च कर देते हैं? नहीं। या बचे हुए पैसे बैंक में रख देते हैं? नहीं। वो थोड़े पैसे अपने पास रखते हैं जो कि धीमे धीमे करके वो पूरे महीने में खर्च करेंगे। इसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शन पर्पस। उन्होंने कहा कि जो रिसीट्स है और एक्सपेंडिचर है वो सिंक्रोनाइज नहीं होते, वो अलग अलग टाइम पे होते हैं। इसीलिए द डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। एक बात उन्होंने और कही, जितना जितना ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा आपका डिमांड फॉर मनी होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं कम खर्चे करता हूँ क्योंकि मेरी इनकम कम है। अंबानी भाई साहब ज्यादा खर्चे करते होंगे, उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। तो जितनी आपकी इनकम उतनी ही आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड होती है उस प्रोपोर्शन में। तो उन्होंने क्या बताया, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ये रही। ये किसके बराबर है? आपकी अर्निंग और रेशियो ऑफ अर्निंग विच इज केप्ट फॉर ट्रांजैक्शन। मान लो कि आप अपनी इनकम का 0.5 हिस्सा ट्रांजैक्शन के लिए रखते हो, मतलब आपको लगता है कि आधा पैसा खर्च देना चाहिए, तो अब आधे पैसा आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कहलाएगा। बोलो मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? आधे पैसे को आप ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कहोगे। फिर अगला होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव में आप पैसा रखते हो किस लिए? इसलिए आप रखते हो ताकि कोई अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर होगा, अचानक से कोई खर्चा हो जाएगा तो आप उसमें काम में ले आओगे पैसे को। फिर अगला आता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। बेटा स्पेक्यूलेटिव मोटिव में आप सामान रखते हैं इसलिए ताकि आप उससे कमाओ। बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉन्ड प्राइसेस राइज हो रहे हैं, सोचो हमें लग रहा है कि फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या हम पैसे रखेंगे या उसे बॉन्ड में लगा देंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप उसे बॉन्ड में लगा दोगे। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है, आपको स्पेक्यूलेशन है कि बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ने वाला है, तो अपने पास आप कैश नहीं रखोगे, अब आप बॉन्ड में लगा दोगे। तो वो ये कहता है कि दे विल कन्वर्ट देयर कैश इनटू बॉन्ड। उसी प्रकार अगर हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस कम हो रहा है, होने वाला है और कम होगा, डूबेगा, तो हो सकता है हम अपने बॉन्ड बेच बाज के अपने पास पैसे रख लें कि भैया ये तो और गिरने वाला है, ये तो अभी और गिरेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि बॉन्ड प्राइसेस फॉल होंगे, सो दे वुड हैव एन इंसेंटिव टू होल्ड देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश रेदर देन बॉन्ड्स। क्या ये बात आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा? वो अपने पैसे को लिक्विड बॉन्ड्स में रखना चाहेंगे रेदर देन कैश, मतलब होल्ड देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश रेदर देन बॉन्ड, मतलब बॉन्ड में नहीं रखना चाहेंगे। अगर बॉन्ड डूब रहे हैं तो बॉन्ड बेच के पैसा इकट्ठा कर लेंगे, पैसा अपने घर पे रख लेंगे। और अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। फिर यही उन्होंने बताया है कि इंटरेस्ट रेट और स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर इनकम जो है उन दोनों में अंतर होता है, वो दोनों एक दूसरे से उल्टी चलती हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप अपने पास सट्टेबाजी के लिए पैसा नहीं रखोगे, बॉन्ड्स में लगा दोगे। फिर ये 3 अलग थ्योरीज थी। ये पोस्ट कीनीशियन डेवलपमेंट थी। पोस्ट कीनीशियन डेवलपमेंट मतलब जो केन्स के जाने के बाद लिखी गई थ्योरी थी। जब केन्स भाई ने अपनी थ्योरी लिखी तो हमने कितनी पढ़ ली? एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी, एक नियो क्लासिकल पढ़ी, फिर एक केन्स पढ़ी, तीनों। अच्छा, केन्स का नाम याद रखना, केन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं। केन्स की थ्योरी को नाम क्या कह देते हैं? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। याद रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, जिस जिस नाम से पुकारा जाता है उनके नाम जरूर इंपॉर्टेंट है। फिर अगले इसके बाद 3 छोटे छोटे और थियरीज मॉडल्स आपने पढ़ने हैं। हमने वैसे याद करो क्लास के अंदर इनके साथ साथ 8-8 पॉइंट लिखवाए थे मैंने। यहाँ पे मैंने उनमें से कुछ पॉइंट्स को ब्रीफ में प्रेजेंट किया है। एक है इन्वेंट्री अप्रोच। बेटा इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्ट बैलेंसेस, इसे कहा जाता है इन्वेंट्री अप्रोच। इन्वेंट्री अप्रोच का मतलब है भैया ध्यान देना, इन्वेंट्री अप्रोच का मतलब है कि आपके पास कितना स्टॉक है, कितनी इन्वेंट्री है। आप अपने पास पैसे को इन्वेंट्री की तरह रखते हैं। जैसे आपको याद है ईओक्यू मॉडल में बताते थे कि ना तो हम बहुत ज्यादा स्टॉक इकट्ठा रखते हैं ना हम बहुत कम रखते हैं, मतलब हम ऑप्टिमल रखते हैं। इसी तरीके से बोमल ने यहां भी यही बात बोली कि एक समझदार व्यक्ति ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश रखता है, अपने पास कुछ पैसा कैश में रखता है, कुछ पैसा अपने पास बॉन्ड्स में रखता है। यही उन्होंने कहा। तो इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि मनी जो है रियल कैश बैलेंस में रख सकते हो आप,
एन इन्वेंट्री हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, आप अपने पास थोड़ा पैसा रखते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए। इन्होंने कहा कि मनी को दो तरीके से स्टोर किया जा सकता है, या तो मनी के रूप में या इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स के रूप में। इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स क्या हो गए, जैसे आपने अपने बैंक में पैसे रख दिए, वहां से भी इंटरेस्ट आ सकता है, या बॉन्ड्स खरीद लिए, वहां से भी इंटरेस्ट आ सकता है। और पीपल जो है वो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखेंगे ऑफ बॉन्ड्स एंड कैश, बिल्कुल वैसे ही जैसे EOQ में हम कहते थे कि हर एक कंपनी अपने पास एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक रखेगी, बिल्कुल यहां पे भी ऐसे ही कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति अपने पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक रखेगा। एक्सेस कैश विल बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स और पुट इन द इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट, या तो आप एक्स्ट्रा पैसे को बॉन्ड में लगा दोगे, या तो उसे ऐसी जगह लगा दोगे, ऐसे बैंक में रख दोगे जहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये बोमेल ने बोला। फिर तो मैं एक तरीके से ये बोलूं कि ये 4th अप्रोच है हमारी, फिर ये हमारी 5th अप्रोच है, और ये हमारी 6th अप्रोच है। आगे देखिए, फ्रीडमैन ने क्या किया, क्वांटिटी थ्योरी जो ऊपर हमने पढ़ी थी पहली थ्योरी, उसी को रीस्टेट किया। रीस्टेट मतलब उसी को और बेहतर बना के लाए। इनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। इन्होंने कहा कि जो मनी है वो इफेक्ट होती है किससे, परमानेंट इनकम से। और बेटा परमानेंट इनकम क्या होती है, परमानेंट इनकम का मतलब होता है कि उस पैसे से या उस बॉन्ड पे या कहीं पे भी लगाकर आपको जो फ्यूचर में पैसे मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। उनकी क्या निकाल लेते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। और रिलेटिव रिटर्न ऑन एसेट देखे जाते हैं। रिलेटिव रिटर्न का मतलब है कंपेयर किया जाता है कि आप इधर कितने पैसे कमा सकते हैं और बाकी जगहों पे अगर आप पैसा लगाओगे तो कितना पैसा कमा सकते हो। फ्रीडमैन ने ये बात बोली कि जो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है बेटा इसका आंसर। फ्रीडमैन ने कहा कि 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ मनी होते हैं। कौन कौन से, एक तो टोटल वेल्थ, जितनी ज्यादा वेल्थ होगी उतनी ज्यादा डिमांड फॉर मनी होगी। और एक प्राइस लेवल, जितना ज्यादा प्राइस लेवल बढ़ेगा उतनी ज्यादा डिमांड फॉर मनी होगी। जब दाम बढ़ रहा होगा, इन्फ्लेशन हो रही होगी, महंगाई हो रही होगी, तो लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए होगा, डेफिनेटली ज्यादा पैसा चाहिए होगा। अगला है राइज इन दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग। बेटे एक बात बताओ, अब बॉन्ड्स वगैरह का अगर रिटर्न बढ़ रहा हो, एक बात हो, अगर मान लो कि जो बॉन्ड्स है वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट देने लग जाए, तो हम क्या अपने पास कैश रखेंगे या उनमें लगा देंगे पैसा? ऑब्वियसली बात है, हम बॉन्ड में पैसा लगा देंगे। हमें लगेगा हम अपने घर पे लगा के अपना पैसा रख के डुबो रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कम कमा रहे हैं, कुछ कमा ही नहीं रहे। इनफैक्ट उस पैसे को हमने रखा हुआ अपने पास, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होगा बॉन्ड का तो हम वहां जाके पैसा लगा देंगे। और इन्फ्लुएंस बाय इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली बात है, अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में चीजें महंगी हो रही हैं तो हम आज ही चीजें खरीद के रख लेंगे ताकि फ्यूचर की महंगाई से हम बच सके। तो अगर चीजें महंगी हो रही होंगी तो हम जल्दी पैसा खर्च करेंगे अपने पास, हम अपना पैसा जल्दी से जल्दी खर्च कर देंगे। फिर अगला है ये बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क है। बेटे इन्होंने कहा, टॉबिन ने क्या लिखा अपनी थ्योरी में, जिसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज अ बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। देखो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसने लिखी थी, वो लिखी थी केन्स ने, लेकिन लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज अ बिहेवियर टुवर्ड रिस्क किसने लिखी थी, जिसमें बिहेवियर टुवर्ड रिस्क आ गया, ये लिखी थी टॉबिन भाई ने। अब टॉबिन भाई का क्या मानना था, उसका मानना था कि जो हम लोग हैं ना, आम लोग हैं, हम बड़े रिस्क एवर्स होते हैं। हम रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि उधर पैसा लगाने से हमें कितना रिस्क है। उन्होंने कहा कि बॉन्ड जो है, कहने को तो उनका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, पर उनमें भी थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। क्यों होता है कि बॉन्ड का प्राइस नीचे जा सकता है, बॉन्ड का प्राइस ऊपर जा सकता है, बॉन्ड में भी हमें नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने इसलिए कहा कि लिक्विडिटी जो प्रेफरेंस है, ध्यान से समझना कि आप कितना पैसा अपने पास रखोगे, वो कहता है कि उसका एक नेगेटिव रिलेशनशिप है डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट के साथ। यानी आप अपने पास कितना पैसा रखोगे उसका उल्टा रिलेशन है ब्याज के दर के साथ, इंटरेस्ट के साथ। सुनो, इनका यह मानना था कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों देखे जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप खाली रिवॉर्ड नहीं देखते कि मैं अपना पैसा बॉन्ड में लगा दूं, आप उसके साथ का रिस्क भी देखते हो कि आज बॉन्ड में पैसा लगा तो ऊपर पता चला बॉन्ड फॉल हो गए, उनका दाम कम हो गया, या वो हमें इंटरेस्ट ही ना दे पाए फिर। और प्लस टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है कि आप कितने डरपोक हो। टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल का हिंदी में अनुवाद कह दूं तो उन्होंने ये कहा था कि इंसान का फर्क होता है, कोई इंसान बहुत ब्रेव होता है, कोई इंसान बहुत डरपोक होता है। तो ये बात मैटर करेगी कि आप डरपोक हो या आप बहुत ब्रेव हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत ब्रेव होगा तो वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, अगर कोई डरपोक होगा तो वो कम पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो बेसिकली ये बोल रहा है। और उन्होंने कहा कि रिस्क एवर्स होता है बेटा बिहेवियर इकोनॉमिक एजेंट्स का। हर कोई रिस्क को अवॉइड करना चाहता है। एवर्स मतलब अपने आप रिस्क से डरने वाले लोग हैं। इसीलिए यूजुअली जो पोर्टफोलियोज होते हैं उसमें बॉन्ड और मनी दोनों होती है। उन्होंने क्या कहा था कि पोर्टफोलियो बनाता है व्यक्ति। पोर्टफोलियो जैसे बेटा हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें सभी तरह के एसेट रखते हैं ना। आप सबके भी जो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज होंगे या आपके पेरेंट्स के इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज होंगे, उसमें एक तरह के बॉन्ड नहीं होंगे, उसमें कई तरह के अलग अलग बॉन्ड्स का मिक्सचर ले रखा होगा उन्होंने। बॉन्ड, शेयर, कैश, सब चीज रखते होंगे।
आजकल तो पोर्टफोलियो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, आपके पेरेंट्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते होंगे, फिक्स इनकम्स वाली सोर्सेज में इन्वेस्ट करते होंगे, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते होंगे और उन्हें क्लब किया जाता होगा। ऑलराइट, तो यही बात टॉबिन भाई ने अपनी अलग से कही। मेरी बातें समझ आ गई? मैं एक बार इसका जरा अपना जो हमने पढ़ रखा है उसमें से दिखाऊं जरा। ये देखो हमने क्या पढ़ा था क्लास में, जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था हमने ये सब बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। ये खाली एक इन्वेंट्री अप्रोच है जो यही इतनी बड़ी पढ़ रखी है हमने, ये फ्रीडमैन की अप्रोच, फिर ये डिमांड जो आपकी डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड रिस्क वाली अप्रोच, और हमने इन सब के लिए कुछ नोट्स भी लिखवाए थे। मैं एक बार इन्हें गो थ्रू करा दूं, सुनो। तो एक तो हमने ये पढ़ा था कि मनी को स्टोर कैसे करते हैं, जरा जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ क्लास नोट्स, जिनके पास नहीं है वो लिख भी लेना चाहिए। मनी स्टोरेज होती है बेटा, मनी को या तो पैसे के रूप में रखते हो या इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स के रूप में रखते हो, और ब्रोकरेज मैटर करती है। मनी को अगर आप बॉन्ड्स में लेके जाओगे या बॉन्ड्स से अगर आप मनी को लेकर आओगे तो दोनों वक्त ब्रोकरेज लगती है। पीपल हमेशा एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखता है, हर कोई अपने पास कैश और बॉन्ड का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखता है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी मनी होल्डिंग भी बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है। अंबानी ज्यादा पैसे रखता है, मैं कम पैसे रखता हूँ। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर बढ़ेंगी, अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो एवरेज होल्डिंग साइज कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम बार बार ट्रांजेक्शन करते होंगे तो इसका मतलब हम थोड़े थोड़े कैश को भी ले जाके जमा करा देते होंगे बॉन्ड्स में। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि डिमांड फॉर मनी ब्रोकरेज पे भी डिपेंड करती है। अगर ब्रोकरेज बढ़ जाएगी तो ट्रांजैक्शन कम हो जाएगी बेटा, लोग कम ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर ब्रोकरेज बहुत बढ़ जाएगी तो भैया हम अपने बार बार ट्रांजैक्शन तो कर नहीं सकते, बार बार बॉन्ड खरीद और बेच तो सकते नहीं, पता चला खरीदने बेचने में उतना फायदा नहीं हो रहा जिससे ज्यादा की ब्रोकरेज लग जाती है। तो ब्रोकरेज आर यूजुअली हायर सो पीपल प्रेफर होल्डिंग मनी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ब्रोकरेज हायर होती है इससे लोग अपने पास पैसा जेब में रखना चाहते हैं, कहते हैं ऐसी की तैसी जाके लगाएंगे, लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट बेचकर वापस आने जाने में इतना पैसा लग जाएगा। फिर इन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने रीस्टेट करी बेटा, फ्रीडमैन ने क्या कहा, मिल्टन भाई ने, इन्होंने कहा डिमांड फॉर मनी एक कैपिटल एसेट की तरह होती है। जैसे एक कैपिटल एसेट को लगाते हैं तो हमें जो पीवीसीआई मिलती है, यानी एक बात तो अगर हम एक एसेट खरीदते हैं, एसेट लगाते हैं तो उस एसेट से हमें कैश फ्लोज मिलते हैं, उन कैश फ्लोज की सबकी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर लो उनकी। जैसे मानो एक एसेट खरीदने से अगर 10 साल तक मुझे इनकम मिलती है तो उन 10 साल की इनकम्स को पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उन सबको ऐड कर लो, तो उसे परमानेंट इनकम कहेंगे। रिलेटिव रिटर्न का मतलब होता है कंपैरिजन करेंगे अदर इन्वेस्टमेंट सोर्सेज के साथ। और इन्होंने ये भी कहा था कि वेल्थ के जो डिटर्मिनेंट होते हैं उनमें एक तो ये वाले ये पांचों के पांचों आपके फिजिकल एसेट्स आ जाते हैं, और फिर इनकी डिस्काउंटिंग आ जाती है। प्राइस लेवल पे डिपेंड करता है, अगर देश में प्राइस लेवल बढ़ रहा होगा तो भी डिमांड फॉर मनी हाई हो जाएगी। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग बॉन्ड में पैसा ज्यादा लगाएंगे, इसलिए मनी को होल्ड कम करेंगे। और अगर महंगाई होगी तो यानी अगर आज हम पैसे को अपनी जेब में रख लें तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो लोग अपने पास मनी होल्डिंग कम करके सामान खरीदना स्टार्ट कर देंगे। फिर आखिरी थी लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, ये टॉबिन भाई ने लिखी थी। इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था कि लोग अपने पास एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो मतलब खाली एक तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं रखते, मल्टीपल तरह की इन्वेस्टमेंट रखते हैं, और जब उसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को कंपेयर करें। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर सोर्स खरीद रहे हैं तो उससे हमें रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है, दोनों को कंसिडर किया जाता है। और डिमांड फॉर मनी जो है वो एक तरह की स्टोर ऑफ वेल्थ है, क्योंकि पैसे के अंदर हम अपनी वेल्थ को स्टोर करके रखते हैं। और हायर रिटर्न कैन बी, अगर हम सारा पैसा बॉन्ड में लगा दे तो हम ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन हम रिस्क अवर्स होते हैं, हमें डर लगता है, हमारा कलेजा कांपता है, इसलिए हम अपना सारा पैसा बॉन्ड में नहीं लगा के आते, इसलिए हम इसे ऑप्टिमम मैनर में होल्ड करते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग अपने पास कम पैसा रखेंगे, क्योंकि अपना ज्यादा पैसा बॉन्ड में लगाकर आ जाएंगे। अनसर्टेनिटी रहती है हमेशा बॉन्ड में, उसने कहा कि बॉन्ड बड़े अनसर्टन होते हैं, बॉन्ड का इंटरेस्ट ऊपर नीचे जा सकता है, उनकी वैल्यू ऊपर नीचे जा सकती है, बट फिर भी लोग इन अनसर्टेनिटीज के बाद भी बॉन्ड खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कमाई बढ़ानी होती है। फिर भी इन सब के होने के बाद भी लोग अपना पैसा बॉन्ड्स में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें चेंजेस चाहिए होते हैं। बोलो मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा?